नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पूर्व ऑनलाइन क्लास में हमने आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत और उनकी सहायता से दिक् काल निर्देशांकों के संबंध व्युत्पन्न समीकरण जो हैं वो व्युत्पन्न किए थे, जिनको कि हमने लॉरेंज रूपांतरण नाम दिया था। इन लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों की सहायता से अनेक व्यवहारिक परिणामों को समझाया जा सकता है और इनमें से जो कुछ परिणाम हैं वो हैं जैसे लंबाई संकुचन या लॉरेंज फिट्सगेरल्ड संकुचन, काल विस्फारण या समय विस्तार, वेग रूपांतरण या वेगों का योग। इसी प्रकार और भी अन्य जो परिणाम हैं लॉरेंज रूपांतरणों के, जैसे कि द्रव्यमान की आपेक्षिकता, द्रव्यमान और ऊर्जा की तुल्यता आदि को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लॉरेंज रूपांतरणों का जो प्रथम परिणाम है यानी लंबाई संकुचन या लॉरेंज फिट्सगेरल्ड संकुचन तथा काल विस्फारण या समय विस्तार, इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो अध्ययन करते हैं वो है लंबाई संकुचन या लॉरेंज फिट्सगेरल्ड संकुचन। किसी निर्देश तंत्र में किसी छड़ की लंबाई नापने के लिए इसके सिरों के निर्देशांक एक साथ लिए जाने चाहिए। समकालीन जो मेजरमेंट है वो होना चाहिए, लेकिन आइंस्टाइन के अनुसार समकालीनता का विचार आपेक्षिक है, अतः छड़ की लंबाई भी भिन्न भिन्न प्रेक्षकों के लिए भिन्न भिन्न होनी चाहिए। स्पष्ट है कि प्रेक्षक के सापेक्ष छड़ की लंबाई उसकी गति पर निर्भर करती है। अर्थात जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसमें हम ये मान के चलते हैं कि किसी वस्तु की जो लंबाई है वो सभी प्रेक्षकों के लिए उसका मान समान रहता है, लेकिन जो समकालीनता जो आपेक्षिकता का सिद्धांत है उसके अनुसार किसी छड़ की जो लंबाई है वो अलग अलग प्रेक्षकों के लिए अलग अलग प्रेक्षित होती है और इसको मापने के लिए माना कि एक छड़ R निर्देश तंत्र में x अक्ष के अनुदेश रखी हुई है। ये कोई S निर्देश तंत्र है जिसकी कि ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, और इसकी जो ये x एक्सिस है इसके अनुदेश ये कोई छड़ R रखी हुई है जिसके की कोऑर्डिनेट इस तंत्र में x1 और x2 ज्ञात किए जाते हैं। ये दूसरा निर्देश तंत्र S डैश है जिसकी कि ये x डैश एक्सिस, ये y डैश एक्सिस और ये z डैश एक्सिस है, और ये जो निर्देश तंत्र S डैश है वो इस निर्देश तंत्र S के रेस्पेक्ट में x दिशा में v वेग से गतिशील है, और इस निर्देश तंत्र के प्रेक्षक के द्वारा इस छड़ के जो निर्देशांक हैं वो x1 डैश और x2 डैश प्रेक्षित किए जाते हैं। तो यदि निर्देश तंत्र S में छड़ x अक्ष के अनुदिश रखी हुई है और छड़ के सिरों के जो निर्देशांक हैं वो समय x1 और x2 में एक साथ एक ही समय पर मेजर किए जाते हैं, तो उसकी जो लंबाई L0 ये होगी L0 बराबर x2 माइनस x1। और चूंकि इस निर्देश तंत्र में छड़ है वो स्थिर है, इसलिए जो स्थिर निर्देश तंत्र में जो छड़ की लंबाई है ये उचित लंबाई
कहलाती है। यानी किसी छड़ की उचित लंबाई वो लंबाई है जो कि स्थिर निर्देश तंत्र में स्थित प्रेक्षक के द्वारा मापी जाती है। इसी प्रकार अगर जो गतिशील निर्देश तंत्र है और उसके साथ उससे एसोसिएटेड जो प्रेक्षक है, अगर उस निर्देश तंत्र में वो प्रेक्षक उस छड़ की लंबाई मेजर करता है तो उस तंत्र के लिए वो उसकी उचित लंबाई कहलाएगी। और इस लंबाई को जब स्थिर निर्देश तंत्र द्वारा प्रेक्षित किया जाएगा तो वो ऑब्जर्व्ड लेंथ होगी, जिसको कि हम आभासी लंबाई कहते हैं या अपरेंट लेंथ कहते हैं। यानी दो तरीके की लंबाइयाँ होती हैं, एक उचित लंबाई और दूसरी उचित लंबाई या प्रॉपर लेंथ, और दूसरी होती है ऑब्जर्व्ड या अपरेंट लेंथ। उचित लंबाई स्थिर निर्देश तंत्र के द्वारा मापी गई लंबाई है, जबकि जो प्रेक्षित लंबाई या जो अपरेंट लेंथ है वो गतिशील निर्देश तंत्र के द्वारा प्रेक्षित लंबाई है, जबकि जो छड़ है वो स्थिर निर्देश तंत्र में रखी हुई हो। तो जो उचित लंबाई है इस छड़ की, चूंकि ये स्थिर निर्देश तंत्र में स्थित है, तो इसका मान होगा x2 माइनस x1, इसे हम उचित लंबाई कहेंगे। इसी प्रकार यदि छड़ गतिशील निर्देश तंत्र s डैश के सापेक्ष स्थिर हो, अर्थात छड़ फ्रेम के साथ उसी वेग से गतिशील हो, तो उसके सिरों के निर्देशांक x1 डैश x2 डैश का जो अंतर है वो उचित लंबाई कहलाएगा। अब हम एक छड़ की जो उचित लंबाई तथा सापेक्षिक गति से गतिशील प्रेक्षक द्वारा अनुभव की गई लंबाई या जो अपरेंट लेंथ है, प्रेक्षित जो लंबाई है, उसमें संबंध ज्ञात करते हैं। यानी स्थिर निर्देश तंत्र उसको कितना मेजर कर रहा है और उसी लंबाई को गतिशील जो निर्देश तंत्र है उसके द्वारा कितना प्रेक्षित किया जा रहा है। तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, जो उचित लंबाई है L0 वो ही x2 माइनस x1। अब इसी छड़ के सिरों के प्रेक्षण फ्रेम S डैश के साथ गतिशील प्रेक्षक द्वारा T डैश समय पर नोट किए जाते हैं, तो उसे इस छड़ के जो निर्देशांक हैं वो x डैश x1 डैश तथा x2 डैश प्राप्त होते हैं। इसलिए अनुभव की गई लंबाई, अब जो प्रेक्षित लंबाई है जिसको कि हम अपरेंट लेंथ कर रहे हैं, वो होगी L बराबर x2 डैश माइनस x1 डैश। अतः लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों के अनुसार x1 बराबर x1 डैश प्लस वी डैश अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर तथा x2 बराबर x2 डैश प्लस वी डैश अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसलिए x2 माइनस x1, ये दोनों x2 और x1 के मान उपरोक्त समीकरण से अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो x2 माइनस x1 हमें प्राप्त होगा x2 डैश माइनस x1 डैश अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। चूँकि x2 माइनस x1 ये L0 के बराबर है, x2 डैश माइनस x1 डैश ये प्रेक्षित लंबाई या अपरेंट जो लेंथ है L उसके बराबर है, इसलिए L0 बराबर L अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि L बराबर L0 इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर हाफ, या इसको 1 प्लस एक्स की पावर n से एक्सपेंड कर दें तो इसका जो लगभग मान है वो हुआ 1 प्लस nx। इसलिए L बराबर L0 1 माइनस हाफ वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और इस संबंध से हम ये कह सकते हैं कि L का जो मान है वो सदैव L0 से कम L0 से कम प्रेक्षित होगा, अर्थात जो प्रेक्षित लंबाई या जो अपरेंट लेंथ है वो सदैव उचित लंबाई से कम प्राप्त होती है। चूँकि जो प्रेक्षित लंबाई है वो एक्चुअल लेंथ या जो प्रॉपर लेंथ है उससे कम प्रेक्षित हो रही है, इसलिए इसको हम जो लंबाई में संकुचन या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है वो इसका हम नाम देते हैं।
तो इसलिए किसी छड़ की प्रेक्षक के सापेक्ष गति के कारण अनुभव की गई लंबाई उसकी उचित लंबाई से कम हो जाती है, अर्थात गति की दिशा में वस्तु की लंबाई में संकुचन हो जाता है, जिसे हम लंबाई संकुचन या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन या लोरेंज फिट्सजेराल्ड संकुचन कहते हैं। अब जो लोरेंज रूपांतरण का नेक्स्ट जो परिणाम है वो है टाइम डायलेशन या समय विस्तार। तो जिस प्रकार लंबाई में संकुचन ऑब्जर्व किया जाता है, उसी प्रकार दो निर्देश तंत्रों में जिनमें कि एक निर्देश तंत्र स्थिर और दूसरा उसके रेस्पेक्ट में किसी नियत वेग v से गतिशील हो, जो समय है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, टाइम है वो डायलेट करता है, विस्तृत होता है। हालांकि समय का मान फिक्स है, 24 आवर्स ही है, लेकिन कई बार हम ऐसा ऑब्जर्व करते हैं, प्रेक्षित करते हैं कि जैसे कि समय का मान बढ़ गया हो। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बात है, एक्चुअल में ऐसा संभव नहीं है। तो आइंस्टाइन के अनुसार समय या समयांतर पर गति का प्रभाव पड़ता है, अर्थात समय निरपेक्ष परिमाण नहीं है, इसे जड़त्वीय तंत्र में स्थित प्रेक्षक के सापेक्ष ही जाना जा सकता है। यदि कोई प्रेक्षक अपने निकट घटित किसी घटना के लिए अपने साथ लगी घड़ी द्वारा समय रिकॉर्ड करता है, तो घटना के समयांतर को उचित समयांतराल या प्रॉपर टाइम इंटरवल, और सिर्फ समय मेजर किया जा रहा हो तो उसे प्रॉपर टाइम कहा जाता है, उचित समय या उचित समयांतराल कहा जाता है। यदि इसी घटना में लगे समय के प्रेक्षण एक गतिशील प्रेक्षक द्वारा रिकॉर्ड किए जाएं, तो समयांतराल को आभासी समयांतराल या अपैरेंट टाइम इंटरवल या अपैरेंट टाइम कहा जाता है। माना कि फ्रेम एस डैश स्थिर फ्रेम एस के सापेक्ष धनात्मक एक्स दिशा के अनुदेश v वेग से गतिशील है। मान लीजिए ये एस निर्देश तंत्र है, ये एस डैश निर्देश तंत्र है, ये इसकी एक्स वाई और जेड एक्सिस हैं, ये एस डैश तंत्र की एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश एक्सिस हैं, और ये जो एस डैश तंत्र है वो एस तंत्र के सापेक्ष v वेग से गतिशील है। मान लीजिए ये कोई घड़ी एस डैश तंत्र में रखी हुई है किसी बिंदु पर, और ये जो घड़ी है वो किसी निश्चित बिंदु पर किसी घटना का समय है वो मेजर कर रही है। मान लीजिए ये पहले जब घटना घटित होती है उसका समय ये t1 डैश नोट करती है, उसके बाद जब दोबारा ये घटना घटित होती है उसका टाइम ही t2 डैश ऑब्जर्व करती है। और इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों घटनाओं के बीच जो समयांतराल है डेल्टा t0, इसका मान होगा t2 डैश माइनस t1 डैश, और ये जो समयांतराल है ये प्रॉपर टाइम होगा, उचित समयांतराल कहलाएगा। अब माना कि एक घड़ी एक्स डैश स्थिति पर फ्रेम एस डैश में स्थिर रखी हुई है। इसी एस डैश तंत्र में एक्स डैश बिंदु पर घटित किसी घटना के दो समयों के प्रेक्षण, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया क्रम से t1 डैश तथा t2 डैश हैं, तो प्रेक्षक ओ डैश के लिए घटना का उचित समयांतराल डेल्टा t0 बराबर t2 डैश माइनस t1 डैश होगा। इसी घटना को स्थिर प्रेक्षक ओ द्वारा एस तंत्र के द्वारा देखा जाता है, तो वह उस घटना के समय जो प्रेक्षण है वो क्रम से t1 तथा t2 रिकॉर्ड करता है। अतः स्थिर प्रेक्षक ओ द्वारा अनुभव किया गया जो समयांतराल है वो होगा डेल t इक्वस टू t2 माइनस t1। अतः लॉरेंज रूपांतरणों से समय का जो लॉरेंज रूपांतरण है उसके अनुसार t1 बराबर t1 डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तथा t2 इक्वस टू t2 डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसलिए t2 माइनस t1 का जो मान है, ये दोनों t1 और t2 के मान हमने ऑलरेडी निकाल लिए हैं, तो इनका मान अगर हम रख दें तो t2 माइनस t1 बराबर होगा t2 डैश माइनस t1 डैश अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। चूँकि t2 माइनस t1 ये ऑब्जर्व्ड टाइम इंटरवल है, प्रेक्षित समय अंतराल है,
इसलिए इसको हम डेल्टा टी लिख सकते हैं। T2 डैश माइनस T1 डैश ये हमारा प्रॉपर टाइम है, इसको हम डेल्टा T0 लिख सकते हैं, इसलिए डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा T0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। और इसका मतलब हुआ कि डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा T0 इंटू 1 माइनस v² अपॉन c² की पावर -½ और अगेन इसको 1 प्लस x की पावर n की भांति एक्सपेंड कर दें तो ये बन जाएगा डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा T0 इंटू 1 प्लस ½ v² अपॉन c²। और जैसा कि आप इस इक्वेशन से ऑब्जर्व कर रहे हैं, डेल्टा टी का जो मान है वो सदैव डेल्टा T0 से अधिक होगा, अर्थात जो प्रेक्षित समय अंतराल है वो सदैव घटना के उचित समय अंतराल की अपेक्षा अधिक होता है। इसलिए इसे हम टाइम डायलेशन या काल विस्फारण कहते हैं, अर्थात आभासी जो समय अंतर है वो उचित समय अंतर अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c² के बराबर होगा। अब प्रश्न उठता है कि ये जो घटना है टाइम डायलेशन की, इसको ऑब्जर्व कैसे किया जाए। तो एक्सपेरिमेंटली इसको ऑब्जर्व किया गया है और काल विस्फारण का जो आश्चर्यजनक उदाहरण है वो म्यू मेसन के क्षय होने का मिलता है। आपने न्यूक्लियर जो फिजिक्स है उसमें जो बेसिक पार्टिकल्स वो पढ़े होंगे। एक्चुअली हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये किसी एटम के बेसिक पार्टिकल्स हैं, लेकिन ये बेसिक पार्टिकल्स नहीं हैं। इनसे भी और आगे पार्टिकल्स हैं जिनको कि हम जो कि म्यून्स कहलाते हैं, म्यू मेसन कहलाते हैं, पाई मेसन कहलाते हैं, क्वार्क्स कहलाते हैं। तो ये जो मेसोनिक पार्टिकल्स हैं ये एक्चुअली जो हमारे जो कॉस्मिक रेज हैं, कॉस्मिक किरणें हैं, उनमें ये उत्पन्न होते हैं। तो अंतरिक्ष किरणें जब वायुमंडल के ऊपरी भाग पर अंतरिक्ष से जो किरणें आ रही हैं जो कि वायुमंडल के ऊपरी भाग पर पड़ती हैं, तो एक अस्थिर कण, अनस्टेबल पार्टिकल म्यू मेसन उत्पन्न होता है। और इन मूल कणों की जो चाल है, म्यू मेसनों की जो चाल है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इसका मान होता है 2.994 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये लगभग प्रकाश वेग के तुल्य होता है और इसका जो लाइफ टाइम है वो है 2.2 × 10⁻⁶ सेकंड। अर्थात इतने समय के पश्चात ये जो म्यू पार्टिकल है ये पुनः किसी दूसरे पार्टिकल में डिके हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। इसलिए क्षय होने से पूर्व इसके द्वारा जो तय की गई दूरी है, चूँकि इसकी चाल 2.994 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, इसकी आयु है वो 2.2 × 10⁻⁶ सेकंड है, इसलिए इसके द्वारा जो तय की गई दूरी है क्षय होने से पूर्व वो होगी 2.2 × 10⁻⁶ इंटू 2.994 × 10⁸ और इसका मान आता है लगभग 600 मीटर। अर्थात वायुमंडल की जो ऊपरी भाग है उससे 600 मीटर के बाद ये पार्टिकल डिके हो जाएगा। अर्थात जो पृथ्वी सतह है उस पर इस पार्टिकल की जो उपस्थिति है वो किसी भी रूप में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो वायुमंडल का ऊपरी भाग है वो पृथ्वी की जो सतह है उससे लगभग 10 किलोमीटर तक माना गया है। लेकिन फिर भी जो प्रायोगिक रूप से ये पाया गया है कि जो म्यू पार्टिकल्स हैं वो पृथ्वी सतह पर पर्याप्त संख्या में पाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसको किस प्रकार एक्सप्लेन किया जाए। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर हम टाइम डायलेशन की घटना को काम में लें तो हम इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस प्रकार ये जो पार्टिकल हैं वो पृथ्वी सतह पर पाए जाते हैं। तो टाइम डायलेशन की जो कंसेप्ट है उसको काम में लेते हुए हम ये कह सकते हैं कि इनकी चूँकि मध्यमान जो आयु है वो 2.2 × 10⁻⁶ सेकंड ये ऑब्जर्व डाटा है, लेकिन चूँकि टाइम डायलेशन के कारण इनकी जो मध्यमान आयु है वो चेंज होगी और इसका मान होगा T' = T0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। चूँकि T0 2.2 × 10⁻⁶ सेकंड है अपॉन √1 माइनस v का जो मान है वो 2.994 अपॉन 3 × 10⁸ वो दोनों अंश और हर में कैंसिल हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका जो मान है वो प्राप्त होता है 34.81 × 10⁻⁶ सेकंड। अर्थात टाइम डायलेशन के कारण इस पार्टिकल की जो आयु है वो अब 2.2 × 10⁻⁶ सेकंड नहीं होगी बल्कि 34.81 × 10⁻⁶ सेकंड के बराबर होगी। और इस कारण
इसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो हो गई 2.994 इंटू 10⁸ इंटू इसके जो लाइफ टाइम है वो हो गई 34.81 इंटू 10⁶, जो कि लगभग 10 किलोमीटर के बराबर ये दूरी है वो आती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्टिकल है वो लगभग 10 किलोमीटर दूरी तय करेगा, अर्थात इसकी जो पृथ्वी सतह है उस पर जो उपस्थिति है वो निश्चित तौर पर होगी। तो इस प्रकार जो म्यू मैसोनो की जो घटना है, जो कि कॉस्मिक पार्टिकल के रूप में, कॉस्मिक रेज के रूप में पृथ्वी की तरफ जो आ रहे हैं, तो इनकी जो पृथ्वी सतह पर जो उपस्थिति है उसको हम काल विस्फारण या टाइम डायलेशन की सहायता से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।